हेलो। हेलो। देखिए आपका सीआरपीसी में जो पिछले लेक्चर में बताया जा रहा था उसको आपका आगे बढ़ाया जाए। एक और सूचना है आपकी कि मेंस के लिए आपका धीरे धीरे बोलकर लिखवाया जा रहा है और वीडियो भेजा जा रहा है और आप घर पर बैठकर और लेक्चर को सुनते हुए खुद ही एक बार आप नोट्स बनाएं। इससे आपका एक बार तय लिख भी लेंगे और तैयार भी होगा। चूँकि आपका वर्तमान समय में जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं उससे कम क्वेश्चन बन रहा है और जो छोटे छोटे छोटी छोटी बातें हैं उनसे ज़्यादा बन रहा है। अतः इसका उपाय ये है कि जो आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब उस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। आइए आपका चला जाए अचल संपत्ति के बारे में विवाद सीआरपीसी में बताया जा रहा था। आपका 145 से लेकर 148 तक, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति के बारे में विवाद आपका बताया जा रहा था और ये विवाद दिया गया है सीआरपीसी की धारा 145 से लेकर 148 तक। देखिए इसमें आपका कैसे क्या क्या पढ़ना है, मेंस में शुरुआत कैसे करनी है। यदि अचल संपत्ति यानी कि भूमि या जल या उसकी सीमाओं या उसके उपयोग से संबंधित विवाद हैं और उस विवाद के कारण परिशांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 145 से लेकर 148 के तहत कार्यवाही कर सकता है और ऐसे कब्जे के विवाद का या उपभोग या यूज के विवाद का निपटारा कर सकता है। इन धाराओं के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनरशिप या स्वामित्व का निपटारा नहीं करता, बल्कि केवल और केवल कब्जे का ही निपटारा करता है। कब्जे में भी ध्यान रखना है, केवल ऐसे कब्जे का जिससे केवल ऐसे विवादों का जिससे परिशांति भंग होने की संभावना हो। अगर जल या भूमि या उसकी सीमा या उपभोग से संबंधित विवाद हैं और उससे परिशांति भंग होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी दशा में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, दो तीन छोटी छोटी बातें आपको शुरुआती दौर में और जान लेनी है। वह देखिए हम बता रहे हैं, जब भी सेक्शन 145 से लेकर 148 तक पढ़िए, एक और सीआरपीसी की धारा आपका 478 पढ़ना है। सीआरपीसी की धारा
7(8) को भी कवर करना है। यदि राज्य का विधानमंडल संकल्प पारित कर दे तो उच्च न्यायालय को संकल्प भेज दे, तो उच्च न्यायालय चाहें तो जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, ये पावर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है। यानी कि आपका 145 से 148 तक की जो शक्ति दी गई हैं, अगर ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कुछ दशाओं में दी जा सकती हैं। दूसरा आपका सतर्क ये रहना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन धाराओं का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह जल या भूमि या उसका उपयोग या जो सीमा का विवाद है उसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर हो, यानी कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर हो। यदि वह विवाद उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर का है और उस विवाद का निपटारा वह करता है तो उसकी कार्यवाही सेक्शन 461 के तहत, यानी कि सीआरपीसी की धारा 461 के तहत इरेगुलर होगी, अर्थात अनियमित होगी, अर्थात अवैध मानी जाएगी। तो इधर आपका 2 सेक्शन कवर और करना है, फिर एक बार बता दिया जाए। 478 सीआरपीसी और दूसरा 461। इसके बाद आपका ये देखना है अगले पॉइंट में कि अगर उस जल या भूमि या उसकी सीमा या उसके उपयोग से संबंधित विवाद किसी सिविल न्यायालय में पेंडिंग है, सिविल न्यायालय में लंबित हैं, तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 145 से लेकर 148 तक के प्रावधानों का यूज कर सकता है कि नहीं। तो थोड़ा सतर्क होकर इस क्वेश्चन को देखना है। फिर एक बार देखिए, यदि जल या भूमि या उसकी सीमा या उसके यूज का विवाद सिविल न्यायालय में लंबित है और सिविल न्यायालय ने कोई उचित आदेश दे रखा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन धाराओं के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिविल न्यायालय का कोई उचित आदेश न हो तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन धाराओं का प्रयोग कर सकता है, भले ही विवाद सिविल न्यायालय में पेंडिंग हो। आइए, आपका यूपीजे मेंस में भी पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, चांस रहता है पूरा ये क्वेश्चन मेंस में बनने का। आपका भूमिका 3-4 लाइन बांधा गया, इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए, सेक्शन वार चलना है और सेक्शन में जो बातें कही गई हैं उनको देखना है। आइए हम लोग सेक्शन शुरू करते हैं 145, यानी कि सेक्शन 145। देखिए क्या कहा गया है। जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि का या लैंड का विवाद है, वाटर का विवाद है, या आपका ऐसे विवादों से पीस ब्रीच हो सकती हैं, परिशांति भंग हो सकती हैं, तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो सतर्क रहना है,
आपका 145 से वह आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन भी बनता है वह बनता है आपका सीमा। अगर जल या भूमि की सीमा से संबंधित विवाद हो तो 145 में आएगा, और अगर यूज का विवाद हो, प्रयोग का विवाद हो, तो 147 में। ये जरूर याद रखिए, फिर एक बार बताया जा रहा है। अगर बाउंड्री या सीमा का विवाद हो तो 145, और अगर यूज या प्रयोग या उपभोग का विवाद हो तो 147 काम करेगी। आइए एक एक शब्द सह चला जाए, समझा जाए। आइए पहला क्लाज हम देखते हैं। पहले क्लाज में क्या बताया गया देखिए। जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिसमें परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन करें। इसका मतलब ये हुआ, सार समझिए, ये तो बैरक की भाषा बताई गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, यानी कि पुलिस अधिकारी ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है, या अन्य इत्तिला पर, अन्य इत्तिला का मतलब ये हुआ कि भले ही पुलिस ने रिपोर्ट न भेजी हो, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई प्राइवेट व्यक्ति मजिस्ट्रेट को सूचना दिया हो, और ऐसी सूचना या रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो गया हो कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर भूमि का कोई विवाद है या जल का विवाद है या भूमि या जल की सीमा का विवाद है, और विवाद विद्यमान है का मतलब अस्तित्व में है। अगर विवाद समाप्त हो गया है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। विद्यमान होना चाहिए विवाद, और ऐसे विद्यमान विवाद के कारण परिशांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने समाधान के आधारों का कथन करते हुए पक्षकारों से यह अपेक्षा करेगा कि वह आदेश में दिए गए निश्चित समय और स्थान पर या तो स्वयं हाजिर हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो, और विवाद की विषय वस्तु पर एक्चुअल पजेशन, यानी कि वास्तविक कब्जे के बारे में अपने अपने क्लेम या अपने अपने दावों का रिटन स्टेटमेंट दें, लिखित कथन दें। क्लास 2 देखिए। क्लास 2 में भूमि या जल में क्या शामिल हैं ये बताया गया है। भूमि और जल की जो परिभाषा दी गई है या स्पष्ट किया गया है, क्लास 2 में है। सेक्शन 145 के क्लास 2 में, और भूमि और जल में क्या क्या शामिल माने जाएंगे इसको बताया गया। देखिए,
इस धारा के उद्देश्य के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन भी शामिल हैं, यानी कि भवन आएगा, बाजार आएगा, मीन क्षेत्र यानी कि मछली मारने का एरिया आएगा, फसलें आएंगी, भूमि की अन्य उपज आएंगी और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ, भाटक यानी कि रेंट, रेंट मतलब किराया, या भूमि से अगर कोई लाभ उत्पन्न हो रहा हो तो वह भी भूमि या जल में शामिल हैं। क्लास 3 देखिए। अब आदेश जब दे दिया गया आपका क्लास 1 में, तो क्लास 3 बताता है कि आदेश को भेजा जाएगा। तो पहले बैरक देखिए। इस आदेश की एक प्रति इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करें और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो विवाद के पक्षकार हैं उन पर आदेश की तामील कराई जाएगी और आदेश की तामील ऐसे कराई जाएगी जैसे कि समन की तामील कराई जाती है। देखिए, और ऐसे आपका जो आदेश दिया गया है उसकी एक प्रति, एक कॉपी विवाद की जो विषय वस्तु है उसके निकट के किसी सहदृश्य स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी और चस्पा करके प्रकाशित की जाएगी। आइए क्लास 4 देखा जाए। क्लास 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आडि अल्ट्रम पर्टम यानी कि दोनों पक्षकारों को सुने जाने की बात करता है। दो यानी कि सभी पक्षकारों को सुनने के बाद ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना आदेश देगा। तो देखिए आपका क्लास 4। मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावा यानी कि मेरिट या क्लेम के प्रति डायरेक्शन यानी कि निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए। अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है और ये विनिश्चय करेगा कि विवाद की विषय वस्तु पर कौन व्यक्ति कब्जा रखता था और यदि रखता था तो यानी कि कब्जा रखता था और यदि कब्जा रखता था तो वह कौन व्यक्ति है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम कह सकते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों पक्षकारों को सुनने और उनके साक्ष्य लेने के पश्चात यह निर्धारित करेगा कि विवाद की विषय वस्तु पर कौन पक्षकार कब्जा रखता था या कौन पक्षकार कब्जे का हकदार है। ये
कौन पक्षकार था जिसका कब्जा था, ये डिसाइड किया जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी को सुनने के बाद। इसके बाद आपका परंतुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका ये भी सतर्क रहना है। जिस तारीख को कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या तो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है या किसी व्यक्ति ने आपका इत्तिला दी है, अगर उसके 2 माह पूर्व किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कब्जे से बाहर किया गया हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कब्जा पुनः दिलवाएगा। ये समय याद रखना है, थोड़ा अच्छे से याद रखना है। फिर एक बार इसको देखिए। खंड 4 का प्रोविजो ये बताता है कि सतर्क रहना है कि पुलिस रिपोर्ट जिस दिन प्रस्तुत की गई है या जिस दिन किसी अन्य व्यक्ति ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई इत्तिला दी है, अगर उस तारीख के 2 माह पहले तक कोई व्यक्ति कब्जा रखता था और उसे गलत तरीके से बेकब्जा कर दिया गया है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे बेकब्जा किए गए व्यक्ति का कब्जा मानेगा और उसे पुनः कब्जा दिलवाएगा। तो 2 मास कब से गिना जाएगा? तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या आपका अगर किसी अन्य व्यक्ति ने इत्तिला दी है तो अन्य व्यक्ति द्वारा इत्तिला दिए जाने की तारीख से 2 मास पहले गिना जाएगा। क्लाज 5 देखिए। इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शाने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियाँ रोक दी जाएंगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पक्षकार मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है और ये कहता है कि जो आपने ये किया है कि ऐसा विवाद है जल या भूमि का या उसकी सीमा का और उससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, और कोई पक्षकार आकर यह कथन करता है कि ऐसा कोई विवाद वर्तमान नहीं है जल या थल या उसकी सीमा का जिससे परिशांति भंग होने की संभावना है। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई आपका डिस्प्यूट नहीं है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रद्द कर देगा, यानी कि कार्यवाही को अब वहीं रोक दिया जाएगा। आपका 6वां खंड देखिए। 6वां खंड 2 उपखंडों में बटा है। पहला उपखंड देखिए। यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय पर ऐसा कब्जा या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, या निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए
तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए आदेश जारी करेगा और तब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्यवाही करता है, तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकेगा। यानी कि इतना लंबा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति का कब्जा है और वह पहले से ही कब्जे में है, तो जब तक कि कानून की प्रक्रिया द्वारा उससे बेकब्जा न कर दिया जाए तब तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि यह व्यक्ति कब्जा बनाए रखने का हकदार है। और अगर क्लाज 4 के परंतुक में मामला आता है, यानी कि 2 माह पहले गलत तरीके से किसी व्यक्ति को बेकब्जा किया गया था, तब ऐसी दशा में उसे पुनः कब्जा लौटाया जाएगा, दिलवाया जाएगा। आइए क्लास 6 का खंड ख देखा जाए। इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अभिलिखित रीत से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो ये अंतिम आदेश होगा इसकी तामील या सर्विस भी कराई जाएगी और इसे प्रकाशित भी कराया जाएगा। आइए क्लास 7 देखा जाए। जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट आपका मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और इस बारे में कि कौन विधिक प्रतिनिधि हैं ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही आपका अगर डिसाइड नहीं हो पाता तो जो लोग भी विधिक प्रतिनिधि का दावा कर रहे हैं सबको पक्षकार बना दिया जाएगा। यानी कि यहाँ आपको 2 लाइन केवल देखना है, 2 लाइन मैं बता रहा हूँ। यदि किस कार्यवाही के दौरान या दौरान किसी पार्टी या पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उस मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि कार्यवाही चालू रख सकते हैं। और अगर विधिक प्रतिनिधि कौन होगा इस बारे में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो जितने व्यक्ति दावा करते हैं कि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी को आपका पक्षकार बना दिया जाएगा। क्लाज 8 देखिए। क्लाज 8 बताता है यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल है या अन्य उपज है जो शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील हैं, तो वह ऐसी संपत्ति उचित अभिरक्षा या विक्रय का आदेश दे सकेगा और जांच समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के बयान के लिए आदेश दे सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जांच चल रही है, वह कोई फसल है या ऐसी उपज है जो जल्दी ही मने आपका नष्ट हो जाएगी, तो उसके उचित अभिरक्षा के लिए या सेल के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकेगा। 8वां खंड देखिए। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे
यानी कि साक्षियों की हाजिरी क्लाज 9 में हो गई। क्लाज 10 आइए, इस धारा की कोई भी बात 107 के अधीन यानी कि 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मजिस्ट्रेट 145 के तहत कार्यवाही कर रहा है तो परिशांति कायम रखने के लिए अगर वह मजिस्ट्रेट चाहें तो 107 के तहत सिक्योरिटी या प्रतिभूत की मांग कर सकता है। प्रतिभूत की मांग करने पर कोई रोक टोक नहीं है। अब आइए, आपका ये तो जल या भूमि या उसकी सीमा से संबंधित विवाद आए तब लिखना है। आइए 146 धारा देख लिया जाए, तब फिर 147 महत्वपूर्ण रहेगी। 146 देखिए, विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। इसको शॉर्टकट में देखा जाता है। शॉर्टकट में ये देखा जाता है कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये समझता है, यानी कि यह विनिश्चय नहीं कर पाता कि कब्जे वास्तविक कब्जा किसका है, तो ऐसी दशा में वह विवाद की विषय वस्तु को अटैच या कुर्क कर सकता है और आपका कुर्क करने के बाद रिसीवर या प्रापक की नियुक्ति कर सकता है और प्रापक का कर्तव्य वही होगा जो सीपीसी में दिया गया है। यानी कि सीपीसी के आर्डर 40 में यानी कि आदेश 40 में जो प्रापक के कर्तव्य दिए गए हैं उन्हीं कर्तव्यों के अधीन प्रापक काम करेगा। आपका इसके बाद आपका आ जाइए 147। फिर यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनता है अलग से भी। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद, तो थोड़ा सतर्क रहना है। 145 में जो विवाद था वह आपका विवाद मैं बता दूं भूमि को लेकर था या जल को लेकर था या उसकी सीमा को लेकर था। लेकिन 147 में जो विवाद हैं वह भूमि या जल के यूज का विवाद है, प्रयोग का विवाद है, यानी कि उपभोग का विवाद है। यानी कि आपका जो डिस्प्यूट है वह आपका लैंड या वाटर के यूज को लेकर है, यूज के अधिकार को लेकर, यानी कि इस भूमि या जल का प्रयोग करने का अधिकार किसे है, ये विवाद जो दिया गया है यह 147 में दिया गया है। देखिए इसमें पहला क्लास देखा जाए, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसा अधिकार का दावा ईजमेंट यानी कि सुखाधिकार के रूप में किया गया हो या अन्य रूप में किया गया हो, विवाद वर्तमान है और जिससे परिशांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी दशा में विवाद से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख पर और समय पर स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों
और अपने अपने दावों के बारे में लिखित कथन करें। इसको समझिए अपनी भाषा में, यानी कि जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा इत्तला मिलने पर यह विश्वास हो जाता है कि उसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर कोई वाटर या लैंड के उपभोग के अधिकार यूज के राइट का डिस्प्यूट विद्यमान है, चाहे ऐसा अधिकार इजमेंट या सुखाधिकार के रूप में हो या अन्य रूप में हो, और जिससे परिशांति भंग होने की संभावना हो, तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखित आदेश देकर विवाद के पक्षकारों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे आदेश में वर्णित समय और स्थान पर या तो स्वयं या अपने प्लीडरों के माध्यम से उपस्थित हों और अपने अपने क्लेम या दावों के बारे में लिखित कथन करें। दूसरा क्लास स्पष्टीकरण देखिए, एक्सप्लेशन ये बताता है कि भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो सेक्शन 145 के क्लास 2 में दिया गया है। यानी कि स्पष्टीकरण ये बता देता है कि भूमि या जल का मतलब वही होगा जो धारा 145 के क्लास 2 में दिया गया है। ये आइए इसके बाद देखा जाए क्लास 2। मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और पक्षकारों को सुनने के बाद आपका यह विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान में है, और आपका जांच करेगा और अनुधारा 145 में उपबंधित प्रकार से जांच करेगा। परंतु किसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी को आपको समझना है। परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जाता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला की जिसके परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विनिर्दिष्ट मौसमों में हो या विनिर्दिष्ट अवसरों पर किया जा सकता है, वहां जब तक कि ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या अंतिम अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो प्रोविजो है इसको आप 2 क्लास में बांट कर पढ़िएगा। उदाहरण के रूप में मैंने आपका 2 क्लास में बांट कर पढ़ना है। पहले क्लास में जल या भूमि के उपयोग किया जा रहा है और उपभोग ऐसा है जो साल भर चलता है, यानी कि निरंतर उपभोग उस जल या भूमि का होता है। ऐसी दशा में अगर उस जल या भूमि का उपयोग आपका वार्षिक वर्ष भर होता है, तो अगर पिछले 3 माह से, यानी कि जिस दिन पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है या किसी व्यक्ति ने इत्तला दी है, उसके पिछले 3 मास से अगर उस
भूमि या जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में आपका ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात अब समझनी है, यदि आपका जल या भूमि का जो उपयोग का अधिकार है वह विशिष्ट अवसरों पर होता है या विशिष्ट मौसमों में होता है, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या पिछले अवसर पर या पिछले मौसम में इस अधिकार का प्रयोग किया गया कि नहीं। अगर किया गया है तो कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, और अगर नहीं किया गया है तो कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा। तो 3 मास का समय याद रखना है। आपका वार्षिक है तो पिछले 3 माह के अंदर उसका यूज किया गया है कि नहीं। चौथा खंड देखिए, जब धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को ये मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह ऐसी दशा में अपना कारण लिखते हुए कार्यवाही चालू रख सकता है और ये विवाद कन्वर्ट कर सकता है 147 के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि जल या भूमि या उसकी सीमा से संबंधित विवाद मानते हुए धारा 145 के क्लाज 1 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही प्रारंभ की। लेकिन बाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया कि ये जो विवाद हैं ये जल या भूमि या उसकी सीमा से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके उपयोग या प्रयोग से संबंधित हैं। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये शक्ति है कि वह 145 का अब विवाद न मानकर 147 का विवाद माने और 147 के तहत कार्यवाही जारी रखे। आइए और क्लास 4 का पैराग्राफ सेकंड अब देखिए, और जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम होता है कि विवाद का संबंध, यानी कि फिर इसके उल्टा आ जाइए, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 147 के क्लाज 1 के तहत कार्यवाही शुरू की, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने शुरुआती दौर में ये विश्वास किया कि जल या भूमि के उपयोग से संबंधित अधिकार विवादित हैं, और बाद में पता लगता है कि यह जल या भूमि या उसकी सीमा का विवाद है, तो 147 की कार्यवाही को वह कन्वर्ट कर सकता है 145 में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कभी भी कार्यवाहियाँ आपका कह सकते हैं कि कन्वर्ट की जा सकती हैं। आपका जो पहली कार्रवाई कन्वर्ट की जाएगी वह आपका 145 की कार्यवाही 147 में कन्वर्ट की जा सकती है, और 147 की कार्यवाही 145 में कन्वर्ट की जा सकती हैं, बीच में कभी भी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाइए लास्ट में 148 स्थानीय जांच,
या लोकल इंक्वायरी, यानी कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट 146 या 147 के तहत आपका कार्यवाही कर रहा है, तो ऐसी दशा में अगर उसे लगता है कि लोकल इंक्वायरी या स्थानीय जांच कर लेनी चाहिए, तो वह आपका तब ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नियुक्त कर सकता है, और ऐसी जांच जो होगी वह साक्ष्य में का भाग होगी, साक्ष्य में पेश की जाएगी। प्री में ये ज़्यादा पूछा जाता है। 148 जब पढ़िएगा तो 3 सेक्शन आपको पढ़ना है एक साथ प्री में। स्थानीय अन्वेषण यानी कि 3 सेक्शन पढ़ना है, 139, 148 और 310। स्थानीय अन्वेषण या लोकल इन्वेस्टिगेशन 139 में है। स्थानीय जांच, स्थानीय जांच या लोकल इंक्वायरी पूछे तो 148, और स्थानीय निरीक्षण लोकल इंस्पेक्शन, स्थानीय निरीक्षण पूछे, स्थानीय निरीक्षण पूछे तो 310 में। ये क्वेश्चन आपका वर्तमान में बन रहा है। आइए अगला अध्याय देखा जाए, अध्याय 11। अध्याय 11 से आपका क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन यूपी में मेंस में एक क्वेश्चन बना है और उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपका 5 मिनट का ही 10 मिनट का ये क्वेश्चन है, लेकिन यूपी में आपका बन चुका है क्वेश्चन, तो बिहार एपीओ और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी सतर्क होकर देखना है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए आपका देखा जाए, जो अध्याय 11 हम लोग चल रहे हैं, पुलिस का निवारक कार्य यानी कि प्रिवेंटिव एक्ट। यहाँ जो आपका मेंस में क्वेश्चन बना है वह देखिए कैसे आप मॉडल बनाएंगे। प्रिवेंटिव अरेस्ट या निवारक गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं, बताइए। टिप्पणी में दे देता है प्रिवेंटिव अरेस्ट, निवारक गिरफ्तारी, तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात ही गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन सीआरपीसी के 151 में अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है, यानी कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही वारंट के बिना गिरफ्तार करती है, तो इस गिरफ्तारी को ही प्रिवेंटिव अरेस्ट कहा जाता है या निवारक गिरफ्तारी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है, यानी कि यदि ऐसे व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो ऐसी दशा में वह अपराध नहीं कर पाएगा।
इसको जब भी पढ़िएगा तो आप पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 से जोड़कर पढ़िएगा, जिसमें कि पुलिस के कर्तव्य बताए गए हैं। तो देखिए ये भूमिका बांध देंगे 5-7 लाइन और 10 लाइन आपका बैरेक्ट हो जाएगा। टिप्पणी में आएगा तो 1 से 1.5 पेज लिखना है। देखिए इसमें 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। देखिए पहला क्लास क्या है, कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। यानी कि जब तक कि इसे गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसके द्वारा संज्ञेय अपराध किया जाना रोका नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्लास 2 बताता है कि गिरफ्तार करके 24 घंटे से अधिक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट जो क्वेश्चन बनता है 1 पेज में लिखना है और ये भी समाप्त हुआ। तो आपका अगला क्लास आईपीसी का चलेगा, 15 मिनट बाद अभी क्लास शुरू होगा। धन्यवाद।